पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले 4 दिनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। किन डेट से हम 26, 27, 28 और 29 मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ वो देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 वर्डिक्ट, मतलब टोटल 9 जजेस थे, उनमें 8:1 8 ने एक तरफ डिसीजन दिया है, सिर्फ एक का ही डिसेंटिंग ओपिनियन था। वर्डिक्ट से ये डिसाइड किया है। और अच्छा, 5 से ऊपर अगर बेंच होती है, मतलब 5 से ऊपर जजेस होते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिडबिट। उन्होंने 8:1 वर्डिक्ट दिया है और ऐसा बोला है कि पार्लियामेंट थ्रू माइंस एंड मिनरल्स एक्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती स्टेट्स को क्या चीज करने से, फ्रॉम मेकिंग लॉज, लेजिस्लेटिंग मतलब मेकिंग लॉज ऑन द टैक्सेशन ऑफ माइनिंग लैंड्स, क्वारीज, एनी डाइल्यूशन विल इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू रेज रेवेन्यू। उन्होंने बोला है कि भैया पार्लियामेंट जो होती है कोई भी लॉ बनाकर स्टेट्स को रोक नहीं सकती अगर वो माइनिंग लैंड्स जो होती हैं, खदानें होती हैं, क्वारीज होती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से उनको रोकने से उनकी जो रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत होती है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है। द वर्डिक्ट केम इन अ बैच ऑफ 86 अपील्स जो कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने फाइल की थी, माइनिंग फर्म्स ने फाइल की थी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने मिलकर फाइल की थी। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि इस बेंच को हेड कौन कर रहा था। इस बेंच को हेड कर रहे थे, जो अक्सर आप आजकल देखेंगे जनरली यही हेड कर रहे होते हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, हु इज आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल। उन्होंने 8:1 मेजोरिटी से ये बोला है कि पार्लियामेंट लिमिट नहीं कर सकती द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्या करने से, फ्रॉम टैक्सिंग मिनरल बियरिंग लैंड्स एंड क्वारीज। The judgment freeing states from the restrictions imposed by the center is in tune with the federalist principle of governance. फेडरल सेंटर और स्टेट को अलग अलग करती है, फेडरलिज्म इसको हम बोलते हैं अगर सिंपल भाषा में समझे तो इसी फेडरल स्ट्रक्चर को इस फेडरल प्रिंसिपल्स को वापस से बेसिकली रीस्टैब्लिश कर रहा है ये जजमेंट। ठीक है। एनी डाइल्यूशन इन द टैक्सिंग पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल नेसेसरीली इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू रेज रेवेन्यू। अगर इस तरीके से किया जाता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है टैक्स लगाने से, तो जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट मतलब बेसिकली पैसा कहाँ से लेकर आता है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, टैक्सेस के थ्रू। अगर ये मेजर सोर्स ऑफ टैक्स अगर आप रोक देते हो तो दे विल नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ओके। Which in turn will impede का मतलब होता है रोकना, हिंडर करना, their ability to deliver welfare schemes बनाती है गवर्नमेंट, उन स्कीम्स के लिए पैसे लगते हैं, कई 100, 1000 करोड़ रुपए, वो 1000 करोड़ों रुपए कहाँ से लाती है गवर्नमेंट, थ्रू मेजर सोर्स तो उनका टैक्सेशन ही है। तो आप इस टैक्सेशन को अगर रोक दोगे कि माइनिंग और इन सब के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, क्वारीज के ऊपर, इस टैक्स को रोक दोगे तो वो कहाँ से पैसे लेकर आएंगे कि लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए जो भी स्कीम्स बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको पूरा कर सके। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा जो हम कोटेड पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये इज इन द वर्ड्स ऑफ आवर ओन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने ऐसा बोला है, ये रीजनिंग दी है उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट के पीछे। द एबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू इन्वेस्ट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपेसिटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द रेजिंग ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। उनका ये कहना है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन से लेकर रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्ट क्यों कर पाती है, क्योंकि उनके पास पैसा इन सोर्सेस से आता है। आप अगर सोर्स को ही रोक दोगे तो ये आगे इन्वेस्ट कैसे करेंगे। फिस्कल फेडरलिज्म एंटेल्स, फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है कि उसके अंदर क्या क्या आता है। उसमें आता है दैट द पावर ऑफ स्टेट्स टू लिवाई टैक्सेस मतलब टैक्स लगाने का पावर जो स्टेट्स के पास होता है विद इन द लेजिस्लेटिव डोमेन कार्व्ड आउट टू देम एंड सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस laid down by the constitution। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, रादर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो ये पावर आता है टैक्सेस लगाने का, ये इसके ऊपर जो लिमिटेशन लग सकती है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकता है एंड दे मस्ट बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस बाय पार्लियामेंट। और ये जो इंटरफेरेंस, ये जो ताका झाकी और घुस के लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट कर रही है, इससे उनको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा
हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली है, रॉयल्टी नॉट अ टैक्स। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट रॉयल्टी पेड टू स्टेट्स बाय माइनिंग लीज होल्डर्स इज नॉट अ टैक्स। माइनिंग लीज होल्डर्स जो कई सारे होते हैं, जो खदानें बड़ी बड़ी होती है, वो लीज पर होती है वो वाली जमीन, तो वो ना कई बार रॉयल्टी पे करते हैं सरकार को, क्योंकि वो एक तरीके से पब्लिक लैंड है, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो रॉयल्टी पे करते हैं। कोर्ट ने बोला है कि ये जो रॉयल्टी पे कर रहे हैं ना, ये टैक्स नहीं कहलाएगी। रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, रॉयल्टी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन। सरकार और ये माइनिंग लीज होल्डर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बदले में जो सरकार आपको अलाउ कर रही है, उसके बदले में जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, वो रॉयल्टी है, टैक्स नहीं है। बाय द माइनिंग लीज टू द लेसर, लेसी का मतलब जिसने लीज पर लिया है, लेसर का मतलब जिसने लीज पर दिया है, ठीक है। फॉर एंजॉयमेंट ऑफ मिनरल राइट्स, वहां से जो भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये मिनरल राइट्स एंजॉय करने के लिए सरकार ने जो आपको उपलब्धि दी है, उसके बदले में जो आप उनको कंसिडरेशन पे कर रहे हो, वो होती है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इज नॉट द सेम एज टैक्स। जजमेंट केम इन अ बैच ऑफ 86 अपील्स filed by different state governments, mining companies and public sector undertakings, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आई थिंक द जजमेंट मोटा मोटी कि भाई इसका क्रक्स क्या था इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट आईटी पोर्टल बीच में क्रैश हो गया था, क्योंकि भाई इतने सारे लोग एक साथ लास्ट डेट का वेट करोगे और एक साथ जाओगे तो क्रैश तो होना ही है पोर्टल। बट 31 जुलाई जो डेडलाइन थी फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स इज अनलाइकली टू बी एक्सटेंडेड, क्योंकि पोर्टल वापस से रिपेयर हो गया था, ठीक है, सिंपल सी बात है। सीबीडीटी के चेयरपर्सन का ऐसा कहना है कि देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ स्लोनेस ऑन द वेबसाइट, कि वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, इसलिए लोग फाइल नहीं कर पा रहे टैक्सेस। मेजर्स हैव बीन टेकन इन टर्म्स ऑफ रिवैम्पिंग द हार्डवेयर, उसको वापस सुधारा जा रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि भैया सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? मिस्टर रवि अग्रवाल। ओके, अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हमारे पीएम को इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, बहुत बार इनका नाम सुन लिया होगा अभी तक, तो उन्होंने गाजा सीज फायर, जो उनसे सब पूरी दुनिया ही रिक्वेस्ट करी है कि भाई गाजा के ऊपर जो आप अटैक कर रहे हो, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस अटैक, उसमें सीज फायर मतलब दोनों ही तरफ से फायरिंग रुक जानी चाहिए, उसको स्लैम करते हुए मतलब उसको ठुकराते हुए बोला है गाजा सीज फायर डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑन वेंसडे एंड कॉल्ड फॉर ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ईरानियन रिजीम। उन्होंने बोला है कि भाई पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा होकर ईरान के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। एंड उन्होंने ये बोला है, ईरान के अगेंस्ट क्यों भैया, यहाँ तो गाजा की बात हो रही, क्योंकि ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स टू स्टार्ट विथ, जिन्होंने सबसे पहले इजराइल पे भी हमला किया था, द हमास ग्रुप, ये सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं ना, इन सबको ईरान ही फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो इजराइल बोल रहा है कि भाई पूरी दुनिया को अगेंस्ट खड़े होना चाहिए ईरानियन रिजीम के, क्योंकि ये हमास, हूतीस, हिजबुल्लाह, ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स जो अलग अलग कंट्रीज में छोड़ रखे हैं, इन सबकी फंडिंग ईरान से ही आती है, ठीक है। He accuses of funding them as he addressed the US Congress divided by the war. All countries that are in peace with Israel and all those countries who will make peace with Israel should be able to join this alliance. ऐसा उनका कहना है कि भाई जो या तो हमारे साथ पीस में है और जो चाहते हैं हमारे साथ, मतलब फ्रेंडली कंट्रीज एक तरीके से, उन सबको इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये रोज में ही आ रहा है कि भाई नीट एग्जाम का पेपर जो लीक हुआ था, उसमें रोज में आप देखो कि कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई अथॉरिटी अरेस्ट करते ही जा रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि बेसिकली अब तो जड़ तक पहुंच के ही रहेंगे कि ये पेपर लीक का मामला जो था ये सब चल क्या रहा है। अच्छा, उड़ीसा का, अच्छा बाय द वे, जैसे नेशनल लेवल पे बजट प्रेजेंट होता है वैसे स्टेट लेवल पे भी होता है ना। तो फर्स्ट बजट ऑफ माजी गवर्नमेंट पेग्ड एट 2.65 लाख करोड़ एंड इट नेम्स ऑफ बीजेडी रिजीम्स फ्लैगशिप स्कीम हैव बीन चेंज। जो पिछला वाला सरकार थी
उनकी जितनी भी स्कीम्स थी उन सबके नाम चेंज कर दिए गए हैं। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन माझी, इसलिए माझी गवर्नमेंट बोला जा रहा है, जिनके पास फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उन्होंने थर्सडे को अपना बजट प्रेजेंट किया। मेडन मतलब सबसे पहला, और इस बजट इट वाज with an outlay of total 2.65 lakh crore, a jump by 15% from last year's 2.30 lakh crore। पिछले बार से 15% ज्यादा का आउटले था। With the new भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, while the new भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट went for changing names of major flagship schemes, जो भी पहले की जो उड़ीसा में गवर्नमेंट थी, नवीन पटनायक गवर्नमेंट, उन्होंने लगाई थी, सारी पॉलिसी और सारी स्कीम्स का नेम चेंज कर दिया गया है। बहुत सारी स्कीम्स हैं इस तरीके की। इट गेव प्रायोरिटी, जो बजट था उड़ीसा का, उसमें प्रायोरिटी दी गई हेल्थ को और एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, ठीक है। बजट फॉर 24-25 ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर प्रोमिसेस मेड बाय बीजेपी, जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था। तो बीजेपी के जो भी प्रोमिसेस थे इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन सब के ऊपर भी बातचीत की गई कि हाँ भाई हमारे दिमाग में है, हमको याद है हमने क्या प्रोमिसेस किए थे, जिसके बदले में आपने हमको वोट दिया था। सो यस, वी आर गोइंग टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस, और प्रायोरिटीज वर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर। ओके, जैसे अच्छा स्कीम्स का नाम चेंज किया तो उसके एग्जाम्पल भी दिए गए। जैसे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को नया नाम रखा गया उसका गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, और उसको बजटरी एलोकेशन मतलब उसको पैसे दिए गए हैं 3056 करोड़ का, जबकि 500 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को अलॉट किए गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम स्कीम्स का नाम चेंज किया गया है, और जो ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उनको इस स्टेट में भी लागू किया गया। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा था कि भैया पानी की वाटर स्कार्सिटी, तमिलनाडु केरला इन सब के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द वेक ऑफ हैवी रेन कैचमेंट एरियाज में जो वाटर है कृष्ण राज सागर जो कावेरी नदी पर है, ये कृष्णराज सागर का डैम सबका पानी बेसिकली रिलीज किया गया है अक्रॉस कावेरी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया ये कृष्णराज सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इट विल बी स्टेप्ड अप टू ओवर 1 लाख क्यूसेक्स। क्यूसेक्स एक मेजरिंग यूनिट होती है वाटर की, इतना टन ऑफ वाटर पर सेकेंड रिलीज किया जाता है। तो क्यूसेक्स इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 70,000 क्यूसेक्स, जितना भरा हुआ है 70,000 उसमें से 1 लाख क्यूसेक्स रिलीज किया जा रहा है। A release from Kaveri Neeravari Nigam Limited and Mandya District Administration on Thursday evening said that the outflow from KRS dam will be stopped up to 1 lakh cusecs to 1.5 लाख क्यूसेक्स तक का वाटर इन ड्यू कोर्स। धीरे धीरे करके इतना कुछ रिलीज करने का हमारा इरादा है, ठीक है। तो भाई लोग बेसिकली चल यही रहा था, डिस्प्यूट यही चल रहा था तमिलनाडु कर्नाटका का कि कर्नाटका ने डैम्स बना रखे हैं कावेरी नदी पर और पानी तमिलनाडु को पानी की कमी पड़ रही थी, तो तमिलनाडु कंप्लेंट लेके गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन फाइल करने की बातें चल रही थी, बट हो सकता है अब इतना क्यूसेक्स ऑफ वाटर रिलीज किया गया है, तमिलनाडु को भी रिलीज किया गया हो, क्योंकि कर्नाटका का यही कहना था कि जितना हमको बोला जा रहा है हम उतना पानी नहीं दे सकते तमिलनाडु को, हमारे पास खुद भी नहीं है। जब रेन होगी अच्छी खासी देन वी विल रिलीज द वाटर। ओके, अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल न्यूज में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ही पुशेस फॉर अर्जेंसी इन रिजॉल्विंग द स्टैंड ऑफ एट LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। For the first time this month, External Affairs Minister met
हिज चाइनीज मतलब चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके साथ, उनका नाम है वोंग यी, और दोनों ने इस चीज पे बात की कि भैया कुछ भी हो जाए, ये 4 साल से जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है ना LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको पर्पस और अर्जेंसी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। मीटिंग वाज अमंग द फर्स्ट बायलेटरल, बायलेटरल मतलब 2 पार्टीज के बीच में होने वाली मीटिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड आफ्टर लैंडिंग इन Vientiane, if my pronunciation is not wrong, Laos, for a number of ASEAN related meetings. ASEAN का full form Association of South East Asian Nations, ठीक है। इसका South East Asian Nations का India is not a member और even China is not a member, but still हम SAARC के member हैं। हम South Asia में आते हैं, हम South East Asia में नहीं आते, but still ASEAN की अक्सर meetings होती है तो उसमें India is invited, okay। And comes 3 weeks after the 2 ministers already, पिछले हम न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके थे कि ऑलरेडी इस टाइप की बातचीत हो चुकी थी, तो उसके 2-3 हफ्तों बाद वापस से मिले हैं। लास्ट मिले थे SCO के समिट में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड एट बीजिंग। और जो यहाँ ASEAN की बात हो रही है, ASEAN का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। बट ये SCO समिट कजाकिस्तान में हुई थी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि देयर टॉक्स फोकस्ड ऑन फाइंडिंग एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द रिमेनिंग इश्यूज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू स्टेबलाइज एंड रीबिल्ड बायलैटरल रिलेशंस। कि भैया ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे टाइम ही चाइना के साथ हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ चलता है, इसको रिजॉल्व करना है ताकि बेटर रिलेशंस हम बिल्ड कर पाए, ठीक है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइल द 2 sides had earlier achieved disengagement on several flashpoints 2020 से 22 के बीच में, several rounds of WMCC and border commander talks have yielded no further breakthrough, which hinges on the PLA withdrawing from positions at ये दोनों जगह अरुणाचल प्रदेश में है, डेमचौक एंड डेप्सांग सेक्टर्स। तो मेजर अपना जो डिस्प्यूट चलता है वो वहां से ही चलता है। चाइना घुस जाती है और फिर क्लेम करती है हमारी टेरिटरी है, तो भाई हम थोड़ी ना क्लेम करने देंगे, तो डिस्प्यूट उसी चीज के वजह से चलता है। बट अब फाइनली ट्राई किया जा रहा है कि भाई किसी ना किसी तरह वहां शांति मेंटेन रहे। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करने वाला है इफ द गवर्नर्स एक्शन सबवर्ट फेडरलिज्म। यहाँ किस बारे में बात हो रही है, केरला से एक पिटिशन फाइल हुई थी ओवर जो गवर्नर है, ही वाज सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल्स एंड इवेंचुअली रेफरिंग देम टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास स्टेट असेंबली के बिल्स जाते हैं अप्रूवल के लिए, तो वो क्या कर रहे थे, वो पास नहीं कर रहे थे और इवेंचुअली प्रेसिडेंट को भेज दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की और फ्राइडे को अग्री किया कि अगर गवर्नर बाय इनडेफिनेटली सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल, मतलब आपके पास आया, आप या तो रिजेक्ट करो, पास करो, आगे बढ़ो, आप पकड़ के बैठे हो उसको, ना आगे बढ़ा रहे हो ना रिजेक्ट करके वापस भेज रहे हो कि उसके ऊपर प्रोसेस आगे चल पाए बेसिकली, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेटली सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल्स, ओनली टू इवेंचुअली रेफर देम टू प्रेसिडेंट हु सोलली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंटर। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, आर ओपनिंग द डोर्स फॉर यूनियन इंटरफेरेंस इन लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ स्टेट्स। अब देखो क्या होता है, स्टेट अपने लॉज बनाती है, यूनियन अपने लॉज बनाती है, फेडरलिज्म कहलाता है कि भैया दोनों को एग्जिस्ट करता है, यूनियन लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे भी। यहाँ पे लॉ बनाने के लिए गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए गया, गवर्नर क्या कर रहा है, गवर्नर खुद देने के बजाय उसके ऊपर वेट करके बैठ कर डिले करके उसको प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, और प्रेसिडेंट हमेशा इस तरीके के बिल्स के ऊपर सेंटर का एडवाइस लेता है और फिर एक्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली स्टेट के जो लॉज बन रहे हैं उनमें सेंटर का इंटरफेरेंस हो रहा है जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ओके, the decision of the court to intervene came in a petition filed by the state of Kerala, which brought in to focus the role of its governor, who kept bills pending for 2 years before reserving 7 of them for the consideration of president। 2 साल तक बिल्स को पेंडिंग रखा, फाइनली उसके बाद 7 बिल्स को प्रेसिडेंट को
रिकमेंडेशन रेफर करने के लिए भेजा। हु हैज नो डिस्क्रिशन एंड एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंटर। प्रेसिडेंट का कोई खुद की मर्जी नहीं होती, वो उनको जो भी एडवाइस दी जाती है सेंटर देती है और उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है। द प्रेसिडेंट हैड सब्सिक्वेंटली विथहेल्ड कंसेंट फॉर 4 though none of the 7 bills had dealt with center state relations। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी भैया बोला, यहाँ पे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला है कि कोर्ट इस मैटर में देखेगा, विल लुक इनटू व्हेन गवर्नर्स कैन रेफर बिल्स टू प्रेसिडेंट। तो कोर्ट सबसे पहले इस चीज के ऊपर रिसर्च करेगा और देखेगा कि भाई किस केस में जो है गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल रेफर कर सकते हैं, जो स्टेट्स के बिल हैं। क्या हर केस में कर सकते हैं, जिसमें मर्जी है उस केस में कर सकते हैं, कि कुछ पर्टिकुलर केसेस होने चाहिए जो प्रोबेबली सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो बिल्स होते हैं मोस्टली। बट यहाँ तो गवर्नर हर बिल ही उनको रेफर कर दे रहा है, तो क्या ये अलाउड भी है और इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके ऊपर आगे आने वाले टाइम में हमको जजमेंट देखने को मिलेगा। ओके अच्छा, ये काफी बड़ी न्यूज हुई थी। पेरिस ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं और वहां पे अटैक्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, सेलिब्रेटिंग इट्स रेपुटेशन एज अ क्रेडल ऑफ रेवोल्यूशन, पेरिस किक्ड ऑफ इट्स फर्स्ट समर ओलंपिक्स, आज तक वहां नहीं हुए थे, इन अ सेंचुरी, 100 साल, विथ अ रूल ब्रेकिंग ओपनिंग सेरेमनी स्टडेड विथ स्टार्स एंड फैंटेसी, शोकेसिंग द सिटीज रेजिलियंस as authorities dealt with suspected acts of sabotage that targeted the country's high-speed rail network। रेल नेटवर्क जो था, जो पेरिस का रेल नेटवर्क है, पूरी सिटी को वो कनेक्ट करता है, वहां पर काफी सारे थ्रेट्स आए थे ऑफ अ बॉम्ब एंड थिंग्स लाइक दैट। तो भाई कोई भी टूरिस्ट भी जाता है तो उनको काफी डर लग जाता है कि सिटी में अगर बॉम्ब है या ऐसा कुछ है तो हाउ कैन वी गेट अराउंड, ठीक है। Widespread travel disruptions triggered by what French officials said were coordinated arson attacks on high-speed rail lines and trains in Paris had dampened the mood of ahead of the ceremony। शुरू होने से पहले ही मूड लोगों के खराब हो गए obviously, but as global audiences tuned in, the show's spectacular launch lifted the spirits। तो this is pretty obvious, वहाँ की authorities काफी efficient है, उन्होंने फटाफट ये जो भी थ्रेट था, आर्सन का थ्रेट था, उससे डील किया एंड द शो स्टार्टेड। और जैसे ही शो स्टार्ट हुआ, लाइव लोग आए, पूरी दुनिया से तो लाइव ही देख रहे थे, वहां पेरिस सब तो जा नहीं सकते, बट एज सून एज पीपल ट्यून्ड इन द मूड वाज अपलिफ्टेड अगेन। सो पेरिस ओलंपिक्स को हम क्लोजली फॉलो करने वाले हैं, और स्पेशली अगर कहीं भी इंडियंस जीतते हैं सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, तीनों ही मेडल, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके अच्छा, फाइनल रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर किया है, उसमें और कम हो गए कैंडिडेट्स, 17 कैंडिडेट्स ने ही परफेक्ट स्कोर सिक्योर किया, जो कि पहले बोला जा रहा था कि भैया 67 कैंडिडेट्स ने परफेक्ट स्कोर पाया है, वो एक्चुअली में अब रिड्यूस होकर 17 बचे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज किया है फाइनल रिजल्ट ऑन नीट, जो एग्जाम्स बहुत टाइम से स्कैम, नीट स्कैम के बारे में बातचीत चली रही है। 17 कैंडिडेट्स स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 722, शेयर द टॉप रैंक, डाउन फ्रॉम 67 इन द फर्स्ट वर्जन। सबसे पहला जो रिजल्ट निकाला था उसमें 67 के परफेक्ट स्कोर्स थे। जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश किए गए थे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एनटीए को कि जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं जिसके 2 करेक्ट आंसर हैं उनके मार्क्स डिडक्ट करो और फिर नया रिजल्ट निकालो। तो जो रिजल्ट निकाला उसमें ये 67 से 17 बच्चे बचे हैं जिनका परफेक्ट स्कोर था, ठीक है। द सेकेंड वर्जन ऑफ द रिजल्ट वॉज रिलीज्ड ऑन July 1st आफ्टर कंडक्टिंग अ रीटेस्ट ऑफ 1563 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स फॉर whom only 812 opted to appear। सारे के सारे तो अपीयर भी नहीं किए, दोबारा जब टेस्ट लिया गया एंड फाइनली ये रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर दोबारा रिलीज किया गया है। ओके अच्छा, इसमें मोस्टली पेरिस ओलंपिक्स ही इंपॉर्टेंट था। अग्निवीर का इशू भी काफी ज्यादा उठा था ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस। यहाँ पे देखते हैं एमपी के चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। तो अग्निवीर सोल्जर्स जो 4 साल के लिए भर्ती होने वाले थे अग्निपथ स्कीम के अंडर, दे विल बी गिवन रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट फॉर पुलिस एंड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव का ऐसा कहना था और उन्होंने ऐसा कारगिल वीर दिवस वाले दिन कहा।
Mr. Yadav made the announcement in a video message he shared on social media platform X, which was पहले Twitter बोला करते थे. उन्होंने ये बोला, today on the occasion of Kargil Day, the Madhya Pradesh government has decided that as per the wishes of our Prime Minister Narendra Modi, अग्निवीर जवान जो भी होंगे उनको reservation दिया जाएगा in the recruitment of police and states armed forces. Okay? ये लोकसभा इलेक्शंस में काफी बड़ा इशू था. कांग्रेस वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट दिस अग्निवीर स्कीम जो कि बीजेपी लेकर आई थी. अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं पीएम ने अग्निपथ स्कीम को डिफेंड भी किया है कि 25th एनिवर्सरी कारगिल दिवस जो कारगिल वॉर 1999 में हुआ था उसकी 25वीं एनिवर्सरी पर अग्निपथ स्कीम को काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन ने टारगेट किया था, बट उन्होंने ऐसा डिफेंड किया उसको और उनको ये बोला कि भैया पाकिस्तान ऑफ अ बिफिटिंग रिप्लाई फॉर इट्स कंटिन्यूस सपोर्ट टू टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर. अच्छा, अग्निपथ स्कीम को उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द नेसेसरी रिफॉर्म्स डन बाय द आर्मी. फॉर सम पीपल द आर्मी वॉज मेंट फॉर सैल्यूटिंग पॉलिटिशियंस एंड परेड्स. कुछ लोगों के लिए आर्मी सिर्फ पॉलिटिशियंस को सैल्यूट करने के लिए और परेडों करने के लिए एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आर्मी एक्चुअली 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का फेथ होती है. द गोल ऑफ अग्निपथ इज टू मेक द आर्मी यंग, टू कीप द आर्मी कंटिन्यूसली फिट फॉर वॉर. तो अग्निपथ में काफी यंग लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, तो उसको डिफेंड करते हुए उन्होंने ये बोला है. ओके. अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर. यहाँ पे नीति आयोग के मीट में, नीति आयोग बीइंग द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, 1950 में प्लानिंग कमीशन आई थी, बट प्लानिंग कमीशन को फाइनली डिसॉल्व करने के बाद 2014 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीति आयोग को लाया गया. नीति आयोग काफी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर स्टेट्स. एक तरीके का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी और कॉम्पिटिटिव. स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो आपस में compete करके बेटर भी हो सकते हैं और कोऑपरेट करके भी काम कर सकते हैं. तो इस मीट में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भैया स्टेट्स को जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा अच्छा होगा. Political fault lines that emerged after the Lok Sabha election deepened in the first नीति आयोग governing council meeting on Saturday, क्योंकि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, द लोन लीडर ऑफ ऑपोजिशन ब्लॉक, टू अटेंड द मीटिंग. वो बहुत गुस्से में बाहर निकली मीटिंग से और ऐसे बोली कि शी वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक. उनको बोलने नहीं दिया गया अपना जो ओपिनियन पॉइंट था. शी वॉजंट अलाउड टू पुट इट अक्रॉस. Ms. Banerjee left the meeting even as Prime Minister Narendra Modi said in his speech that the dream of Viksit Bharat 2047, developed India by 2047, this is the new dream, developed India can be achieved only through combined efforts of all states. उनका ये कहना था कि भाई ये विकसित भारत की जो हमारा एम्बिशन है, हर इंडियन स्टेट के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और हर इंडियन स्टेट का एक्टिव रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीपल, स्टेट गवर्नमेंट्स. तो उनका ये कहना था कि दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देयर रोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मिस बैनर्जी सेड दैट शी वाज बॉयकॉटिंग द मीटिंग. आगे जो भी मीटिंग्स होने वाली है उनको बॉयकॉट करने वाली हैं. चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको 20 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए. चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, गोवा, छत्तीसगढ़, सबको 10 मिनट से 12 मिनट दिए गए थे. एंड उनका ये कहना है कि आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम स्पीकिंग आफ्टर जस्ट 5 मिनट. दिस इज अनफेयर. फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड आई वॉज द ओनली वन हियर. ऑपोजिशन की तरफ से सिर्फ मैं अकेली थी और मुझे 5 मिनट पर ही रोक दिया गया. सो आई एम गोइंग टू बॉयकॉट दिस मीटिंग आगे से. ओके. अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंटलिस्ट ने बहुत बड़ी वार्निंग इशू की है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो स्नोफॉल हो रही है ना, उसका पैटर्न पूरे टाइम से शिफ्ट हो रहा है. इट हैज़ नॉट ओनली विटनेस्ड रिड्यूसिंग स्नो कवर जितना हुआ करता था उससे बहुत कम हो चुका है ओवर द ईयर्स, बट ऑल्सो ग्रेजुअल शिफ्ट इन स्नोफॉल अकरेंस पैटर्न फ्रॉम विंटर मंथ्स टूवर्ड्स अर्ली समर, जो काफ़ी कंसर्निंग हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड उस इकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है कि भैया उस जगह क्लाइमेट किस तरीके का रहेगा. The decrease in the snow cover during peak winter months.
जब सबसे ज़्यादा स्नो एक्चुअली स्नोफॉल होना चाहिए दिसंबर के और जनवरी के टाइम पे, तभी स्नो कवर बहुत कम हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा वरीसम है, मतलब चिंता वाली बात है, एंड अलार्मिंग as it could affect the water availability during summer as the snow that occurs during these peak winters sustain for a long time। जब समर्स आती है तो ये जो स्नो है यही पिघल के फ्रेश वाटर का सोर्स बनती है। अब अगर स्नो ही कम होगी, फ्रेश वाटर का सोर्स कम होगा, इसके वजह से वाटर स्कार्सिटी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नदियों में बेसिकली ये स्नो कवर और ग्लेशियर से ही पानी पिघल कर और नदियों में बहता है। तो अगर ग्लेशियर्स ही नहीं अब बनेंगे या सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे महीनों तक गर्मी के वजह से, तो बहुत 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 बड़ी वाटर स्कार्सिटी आने के चांसेस हैं। ओके, अच्छा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, ही इज लाइकली टू विजिट यूक्रेन ऑन August 23, और उसके ऊपर पूरी मोडालिटीज वर्कआउट कर रहे हैं किस टाइम पे किस तरीके से, ऑल दैट, बट लाइकली टू विजिट यूक्रेन इन ऑन August 23। काफी बड़ा होगा ये कि क्या बातचीत होती है, बिकॉज इंडिया और रशिया हैव ऑलवेज बिन फ्रेंड्स, और रशिया और यूक्रेन आर एट वॉर। तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जा रहे हैं तो हाउ दैट वुड अफेक्ट इंडिया और रशिया के रिलेशंस, ये देखने वाली बात होगी। ओके, अच्छा, यहां तक अब हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे दैट विल बी ऑन फ्राइडे, एंड वील डिस्कस व्हाट ऑल हैपेंड ऑन ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, मतलब अगले आने वाले 3 दिन इंक्लूडिंग टुडे। हम इन बाई वीकली सेशंस में मोटा मोटी पूरे हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है वो सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उतना ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आप अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कितना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आएगा। यूपीएससी के लिए आप अलग लेवल पे प्रिपेयर करते हो, लॉ एंट्रेंस के लिए अलग लेवल पे करते हो, तो हम रेलेवेंट को इररेलेवेंट से सॉर्ट करके फिर पढ़ते हैं, ठीक है। आई वोंट डिस्करेज यू फ्रॉम रीडिंग अ न्यूज़पेपर योरसेल्फ, बट आईड से, क्योंकि द हिंदू काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, तो वो आपका यहाँ सॉर्ट हो जाएगा। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड अनदर न्यूज़पेपर जिसकी वोकैबुलरी आपको आसान पड़ती हो ऑन योर ओन। ओके, so guys, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon on Friday. This is Vishishta signing off.